नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी पर। कल रात को हमने आपके साथ एक सेशन साझा किया था जिसमें बताया था कि भारत ने अमेरिका को खुले सूचना देते हुए कहा है कि भैया दूध के धुले आप भी नहीं हो, आप भी रूस से बढ़िया सामान मंगाते हो, यूरोपियन यूनियन वाले भी खूब माल मंगाते हैं। ऐसे में हमारे हितों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। कल के बाद से अब तक जितनी भी घटनाएं घटी उन्हें 3 मेजर टाइटल में डिवाइड कर रहे हैं और आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं। पहला, रूस ने अमेरिका के साथ 38 साल पुरानी अपनी ट्रीटी तोड़ दी है जिसके तहत परमाणु युद्ध बिल्कुल किनारे आकर खड़ा हो गया है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा इंडियन मीडिया की तरह कि भाई साहब कल फटने वाला है परमाणु बम। हाँ, मतलब एक बेड़ी और टूट गई, आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रूस खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है जिसने कहा है कि भाई इंडिया एक सॉवरेन नेशन की तरह से उसके पास सारे राइट हैं अपनी सुरक्षा करने के, अपने हितों का ध्यान रखने के। उस पर भी आज प्रकाश डालेंगे। और तीसरा, इन सबसे भड़के हुए ट्रंप ने फिर एक बार धमकी दे दी है और अभी अभी ताजा ताजा प्राप्त धमकी के अनुसार अगले 24 घंटे में अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने वाला है। वो तो हमने कहा ही था, 7 अगस्त से पहले पहले हमारे ऊपर 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी लगने की बात है। पेनल्टी क्यों लगेगी, कल हमने बताया था कि 8 अगस्त डेडलाइन रूस को दी हुई है जिसके चलते भारत को प्रभाव देने की प्रयास किए जा रहे हैं। खैर, इन सब बातों से आगे आज के सेशन में हम एंट्री करते हैं और एंट्री के साथ एक बहुत ही जरूरी जानकारी समझते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जब आप अपनी लाइन में किसी की बराबरी ना कर पाए तो दूसरे की लाइन छोटी कर दो। कुछ समय पहले हमने ये लाइन उपयोग में ली थी जब हम चाइना और अमेरिका के बीच का डिस्कशन कर रहे थे। हम कह रहे थे कि अमेरिका चीन से बहुत ज्यादा चिढ़ता है, उसे लगता है कि चीन उठते हुए हमें कंपटीशन देता आ रहा है, तो क्यों ना हम चीन के साथ में 145% टैरिफ लगाकर व्यापार को रोक ही दें। हमने चीन और अमेरिका के बीच के व्यापार पर यह लाइन का प्रयोग किया था। हमको तब यह लगता था कि चाइना बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है अमेरिका का, इसलिए अमेरिका उसके साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन अचानक खुद को मिली इज्जत से हम बड़े सरप्राइज हैं। अमेरिका अब जो ईगो लगा लिया है वो हमारे साथ लगा लिया है। इससे हमें सच में लगने लगा है कि हम डेड इकोनॉमी तो नहीं है। अगर होते तो उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे ट्रंप को अपने इस पूरे कार्यकाल में एक बार भी नॉर्थ कोरिया याद नहीं आया, जिसे क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। ऐसे में उसे अगर हम याद आ रहे हैं और हम पर वो टैरिफ पर टैरिफ लादने की बात कर रहे हैं तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि चीन के बराबर इज्जत मिल रही है। इसका मतलब हम वाकई में बड़े हो रहे हैं। कहा जाता है ना कि अगर आपसे किसी को परेशानी हो तो समझो कि आपने कुछ मचाया है। कुछ वैसा ही ये बाबा हमारे साथ करने जा रहे हैं। अभी से ही पहले बता देता हूं, ये जो आज करने जा रहे हैं ये 1.5 महीने का असर है। इनकी इतनी ही मियाद है, बुढ़ा गए हैं ना, तो इनका जो संघर्ष है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। ये कुल, आप ये मत कहिएगा सर आप बूढ़े लोगों की मजाक बना रहे हैं, कतई नहीं बना रहे हैं। ये जिस तरह की हरकत कर रहे हैं उनसे अब तक ये कंक्लूड हो चुका है कि ये किसी से भी झगड़े में उतरते हैं, उस झगड़े को ज्यादा दिन चला नहीं पाते। जैसे दुनिया भर को इन्होंने पहले जब टैरिफ लादे थे उसके बाद कुछ दिन में फिर रोक दिए, फिर रूस के चाइना के साथ में टैरिफ खेला, फिर उन्हें रोक दिया। अब हमारी बारी है, हमारे साथ टैरिफ खेलेंगे, कुछ दिन बाद खुद से ही कहेंगे कि नहीं इंडिया वाले अच्छे हैं, हमारे साथ डील हो गई है, हमने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लिया। ठीक है, इंडिया को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, बाजार ने उनको जवाब भी दे दिया। असल में मिर्ची भी इसी बात की लगी है कि मैंने इन लोगों को टैरिफ के नाम पर इतना धमकाया, उस टैरिफ के नाम पर धमकाने के बावजूद भी इंडिया का बाजार है कि असर ही नहीं दिखा रहा है। कहां तो उस समय जब मैंने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया था धार से बाजार गिर के नीचे आ गया था, अब तो बाजार फिर से हरा दिखने लग गया है। इंडियंस में इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है? कहां से वो प्रेरणा पालिए कि हम डेड तो नहीं है और बेटा तुम्हारे भरोसे तो बिल्कुल नहीं है। खैर देखिए, यह बात तो सच है कि अमेरिका से व्यापार करके भारत पैसे कमाता है, लेकिन यह भी सच है कि हम केवल अमेरिका के कारण देश नहीं बने हुए हैं। हम उस समय से देश हैं जिस समय अमेरिका सरवाइव ही नहीं किया करता था। भारत का इतिहास तब से है जब से अमेरिका का इतिहास नहीं है। बहुत पुरानी कंट्री है और हमने वो दौर देखा है। ये तो अब क्या ही देखेंगे, हम उस समय के सोने की चिड़ियां हैं जब इन जैसे लुटेरे हमको लूटने आया करते थे। उपनिवेश हमें ये बनाने आए थे, यानी कि अमीर हम थे तभी तो लुटेरे आए थे। लुटेरों के घर में लूटने थोड़ी कोई गया था। खैर, ऐसे में फिलहाल के लिए इन्हें इसी खुशफहमी में रहने दो, क्योंकि ताजा ताजा भारत ने इनकी गलतफहमी जो तोड़ी है। कौन सी गलतफहमी? कि तुम सीज फायर नहीं कराए थे। उसका परिणाम आए दिन हम देख ही रहे हैं। उसके बाद से सीज फायर तो शायद थोड़ा कहीं शिफ्ट हो गया है, लेकिन इन्होंने रूस को टारगेट बनाकर भारत के ऊपर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। ट्रंप का गुस्सा भारत पर आना लाजमी है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका हमने एक बहुत बड़ा ड्रीम जो तोड़ दिया। कौन सा? उन्हें लगता था कि नोबेल पीस पुरस्कार केवल इस बात पर मिल जाएगा
कि भारत जैसा देश जिसके पास न्यूक्लियर बम था उसे हमने शांत करा दिया था कि आप जाकर शांति समझौता कर लो या फिर पाकिस्तान के साथ संघर्ष मत करो। खैर जो भी हो, ऐसे में फिलहाल के लिए आजकल पिक्चर में केवल 3 ही किरदार हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप, एक पुतिन और एक प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को मैं बार बार इसलिए जिक्र में लेकर आ रहा हूं क्योंकि ट्रंप इन्हें अपना अच्छा मित्र कहते आए हैं, लेकिन मित्रता सही मायने में रूस हमारे साथ निभा रहा है। प्रधानमंत्री को जितने भी ट्रोलर्स ने ट्रोल किया वो पुरानी केवल एक उस वीडियो के आधार पर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के लिए चुनावी रैली करते हुए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कह करके उनके लिए वोट मांग लिए थे। संभवतया जब भी कभी इतिहास लेखन होगा, भारत की विदेश नीतियों का जब जब मूल्यांकन होगा, भारत के प्रधानमंत्री के उस एपिसोड को एक गलत अध्याय के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा, जस्ट लाइक ए नोटबंदी कि साहब ये एक अच्छा फैसला नहीं था, एग्जीक्यूशन गलत हो गया। भारत किसी भी तरह से किसी दूसरे देश के अंदर चुनावों को प्रभावित नहीं करना चाहिए, ना ही किसी दूसरे को हमारे देश में करने देना चाहिए। बट सही है, फ्लो में हो गया होगा। प्रधानमंत्री की प्रसिद्धि ही उस समय इस तरह से चल रही थी, लार्जर देन लाइफ से। प्रधानमंत्री दुनिया भर में लग रहे थे कि पूरे देश के नहीं दुनिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। खैर उस समय फ्लो में जो भी हुआ, आज हमको उसके रिपरकर्शंस इन दोनों के बीच में मित्रता के नाम पर हुए संघर्ष के रूप में देखने को मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन इस बीच में सही मायने में भिड़े कौन है? तो रूस और अमेरिका भिड़े पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप को अब यह समझ में आया, जब भारत ने कहा कि तुमने हमारा सीज फायर नहीं कराया, तो सबने कहा कि ट्रंप जिनके लिए तुम सत्ता में आए थे कि मैं रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दूंगा, कम से कम उनका ही कुछ करके दिखा दो। तो बस इन दोनों के बीच में, यानी रशिया यूक्रेन के बीच में कुछ करवाने की जो बात थी इनकी, उसके लिए इन्होंने भारत को माध्यम के रूप में पकड़ा। आपको याद होगा एक लिंडसे नाम का इन्होंने व्यक्ति छोड़ रखा था जो कहता था 500% टैरिफ लगा दो। तो ट्रंप जैसे सनकी आदमी से आप ये यकीन रख सकते हैं कि हो सकता है वो कुछ दिनों में भारत पर ये कह दे कि लो मैंने 500% टैरिफ लगा दिया, लेकिन उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। 1.5-2 महीने के अंदर फुस्सी हो जाएगा ये भी, क्योंकि अमेरिकी भी इतने अमीर नहीं है कि कुछ भी कहीं से खाने लगेंगे और इसको कुछ भी नहीं कहेंगे। वहां पर भी अपोजिशन एग्जिस्ट करता है और वहां के लोग भी दिमागधारी हैं। दिमागधारियों से याद आया कि बहुत से दिमागधारी भारतीय अमेरिका में निवास कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वो भी अगर सक्रिय हो जाएं ये बताने के लिए कि भारत से हमारी रूट्स जुड़ी हैं और हम भारतीय मूल के होने पर शर्मिंदा नहीं हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत भी भारतीयता बची है, कम से कम वो भी इसके ऊपर प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। खैर जो भी है, फिलहाल वो तो अपनी नागरिकता बदलकर खुश ही होंगे। आगे चलते हैं तो साथियों, भारत के संदर्भ में रूस और ट्रंप आपस में भिड़े पड़े हैं और भिड़े पड़े में दोनों एक दूसरे की तरफ, उधर रूस के पास न्यूक्लियर सबमरीन भेजी जा रही है तो इधर से रूस इनको धमका रहा है। ये सब खेला चल रहा है। और कल रात को जब हमने सेशन किया था आपको बता दिया था कि भारत ने साफ साफ कह दिया है अपने इस पैगाम में कि इन दिस बैकग्राउंड द टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। हर मेजर इकोनॉमी की तरह इंडिया के पास अपने हितों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। भारत का जो ये पैगाम गया, इस पैगाम के बहुत मायने निकल कर आए और उस मायने में सबसे ऊपर पुतिन का मायना था। पुतिन की खबर बनकर के आई जिसमें पुतिन ने साफ साफ अपने शब्दों में, या रूस की तरफ से संदेश आता है कि हम उस संधि से बाहर निकल रहे हैं जिसके तहत हम अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल नहीं चला सकते थे। अब आप पूछेंगे ऐसी कौन सी संधि थी जिसके तहत दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल तैनाती की, न्यूक्लियर मिसाइल बहाली को लेकर के बटे हुए थे। आज के सेशन में जिक्र करेंगे। दूसरा, रूस का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत के पास ये विकल्प है, उसके पास एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते ये विकल्प है कि वो अपने हितों की संपूर्ण रखवाली कर सकता है। इन सारे विषयों के ऊपर आज हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी आपको एक एक करके और अच्छे से साझा करते हैं। साथियों, 1987 के अंदर अमेरिका और उस समय सोवियत रूस हुआ करता था। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया नहीं हुआ करता था। रशिया समेत 15 देश मिलकर के इस यूएसएसआर बनाए हुए थे, है ना। तो 1987 में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच एक ट्रीटी हो रखी थी जिसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इसको आईएनएफ ट्रीटी के नाम से जाना जाएगा। आईएनएफ ट्रीटी जो थी ना, इससे आज रशिया बाहर निकल गया है। इसका मतलब क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं और फिर हम इसको थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जनरली जो हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या सिंपल मिसाइल के तर्ज पर अगर हम बात करें तो मिसाइल को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: शॉर्ट रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। यानी कम दूरी तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज। अब कम दूरी क्या भाई, 0 से लेकर के 500 किलोमीटर तक मार करने वाली को शॉर्ट रेंज, कहीं 500 लिखा है, कहीं 550 लिखा है, कहीं 250 लिखा है, लेकिन आप 500 पकड़ कर चलिए। 500 किलोमीटर तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज, 500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को इंटरमीडिएट रेंज कहा जाता है और 5500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलों को हाई रेंज मिसाइल कहा जाता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर स्टेटमेंट क्या है? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी।
इसका मतलब क्या है? रेंज जो है वो इंटरमीडिएट है, अर्थात 500 से 5500 किलोमीटर तक की रेंज इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये क्या कहानी है? देखिए, मिसाइल जो है ना वो एक तरह से समझिए अपने दिवाली में चलने वाले रॉकेट की तरह है। अगर आपने दिवाली पर रॉकेट चलाए हो तो उसके ऊपर एक टोपा सा बना होता है ना? उस टोपे को वार हेड कहते हैं। उस वार हेड में आप जो भी भर दें वो जाकर वही फोड़ आएगा। अगर आपको लगा कि यहां पर मुझे कागज चिपकाना है, वो कागज को लेकर फोड़ आएगा। आपने ढक्कन खोला, उसके अंदर कोई गोला भर दिया, वो उस गोले को फेंक आएगा। तो समझिए न्यूक्लियर बम एक गोले की तरह है ना? छोटा सा सूतली बम जैसा न्यूक्लियर बम अगर आपने रॉकेट के मुंह पर भरा और इसको चला दिया तो जहां जाकर गिरेगा न्यूक्लियर बम वहां पर अभिक्रियाएं हो जाएंगी, बम फट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे रॉकेट की तैनाती जिनके ऊपर न्यूक्लियर बम रखा जा सके, उनकी तैनाती को लेकर 1987 में अमेरिका और रूस ने एक ट्रीटी की थी कि हम दोनों ही देश ऐसी सभी मिसाइलों को जो न्यूक्लियर बम ले जाकर फेंक सकती हैं, उन मिसाइलों को एक दूसरे के ऊपर तैनात नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हुआ था दोनों के बीच समझौता? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में लड़ाई इस बात की मची कि हम दोनों एक ही तरफ थे। कौन कौन? अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ही लड़ रहे थे जापान और जर्मनी के खिलाफ। तो बोले हम लोग विजेता हुए, लेकिन ज्यादा बड़ा विजेता कौन? अमेरिका ने कहा हम। बोले क्यों? क्योंकि हमने न्यूक्लियर बम चलाया जिससे जापान तबाह हुआ और उसके तबाह होने के कारण हम दुनिया में विजेता के रूप में उभरे। सोवियत रूस ने कहा कि यह तकनीकी तुम हमसे छुपा के रखे, हमें मना करके रखा था, अदरवाइज हम भी बना लेते। यही तो कारण है कि आज रूस के पास अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर बम है। इन्होंने इतने न्यूक्लियर बम बना डाले और आज तो हद यह है कि एनरिच्ड यूरेनियम रूस बेचता है अमेरिका को, आज भी जब दोनों के बीच में अशांति का माहौल है। अच्छा साहब, विजेताओं में कौन बड़ा विजेता होगा? इस विजेताओं की रेस को एक दुनिया ने शस्त्रों की रेस के रूप में देखा और इस आर्म रेस का नतीजा यह निकला, इन शस्त्रों की होड़ का नतीजा यह निकला कि जहां तहां दुनिया में अमेरिका और सोवियत रूस एक दूसरे से भिड़ने चले आते थे। इसी को कोल्ड वॉर कहा गया। दोनों आपस में नहीं झगड़ रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन जहां मौका देखे, चाहे भारत पाकिस्तान देखे हो, क्यूबा क्राइसिस देखे हो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया देखे हो, वियतनाम देखे हो, जहां मौका देखें दोनों आमने सामने पार्टी बन के बैठ जाएं दूसरे देश में झगड़ने के लिए। इन झगड़ों से दुखी होकर एक दिन दोनों ही 1987 में सामने आमने बैठे और कहा कि यार डर में जीना बहुत हो गया, अब एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को धमकाना बंद करते हैं। 1987 में हुई इस ट्रीटी को INF, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आगे से हम एक दूसरे को धमकाएंगे नहीं। आज का क्या अपडेट है? रूस ने कहा है कि मैं इस ट्रीटी से बाहर निकल रहा हूं, अर्थात हम धमकाना शुरू करेंगे। अर्थात इंटरमीडिएट जो न्यूक्लियर फोर्सेस की ये जो मिसाइल्स हैं, इन्हें अब हम तैनात कर सकते हैं। कहां तैनात कर सकते हैं? जहां अमेरिका दिखेगा हम वहां तैनात कर देंगे। आप कहेंगे अमेरिका तो जहां है वहीं दिखेगा? नहीं, अमेरिका के दुनिया भर में जितने भी ठिकाने हैं उनको भी अगर हमें टारगेट करना है तो उनके लिए हम मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, वहां मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। हम उस संधि से बाहर निकल रहे हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा अचानक क्यों हुआ? ऐसा अचानक इसलिए हुआ कि 2019 में अमेरिका यह कहते हुए इस ट्रीटी से बाहर आ गया था कि भाई देखो, अमेरिका को लगता है कि रूस इन सब बातों को मान नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है, इसमें टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। रूस चूंकि ये सब बातें नहीं मान रहा है, इसलिए अमेरिका खुद इस ट्रीटी से बाहर आ रहा है। जब ट्रंप पिछले बार थे तब वो इस ट्रीटी से बाहर आने के लिए कह चुके थे। अमेरिका ने इसी के चलते अपने यहां पर टेस्टिंग एंड ऑल करना शुरू कर दिया था। अमेरिका लगातार 4 यूरोपियन नेशंस के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात करना शुरू कर दिया था। यानी कि 2019 से 25 के बीच में अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूरोपियन कंट्रीज में, जर्मनी में, इन सब में अपॉइंट करना शुरू कर दिया था। पलाऊ में अपॉइंट करना शुरू कर दिया था, फिलीपींस में अपॉइंट करना शुरू कर दिया था कि भाई मैं मिसाइलों को लगा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी तरफ से रशिया के साथ अपने ट्रीटी तोड़ चुका हूं। 2019 में अमेरिका एक तरफा इस ट्रीटी से बाहर आ गया था। आप कहेंगे सर जब ट्रीटी दो देशों के बीच हुई थी तो अमेरिका के बाहर आने के बाद रूस का बाहर आना तो स्वतः ही स्वाभाविक था। नहीं, रूस ने कहा यूनिलेटरली अमेरिका बाहर निकला है, मैं नहीं। ऐसे में अमेरिका के प्रेजेंस में रूस ने 2019 से 25 तक इस ट्रीटी को चलाया, लेकिन आज उसकी नजर में वो स्थिति पैदा हो गई है कि अमेरिका के सामने अब हमें खड़े हो जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि हम भी अपनी तरफ से मिसाइलों को ले जाकर अमेरिकी ठिकानों के सामने लगाकर खड़ा कर दें। अमेरिका 19 से 25 के बीच में ऑस्ट्रेलिया, पलाऊ, इन तमाम देशों के अंदर, फिलीपींस अपनी मिसाइलें तैनात करता चला गया सो दैट कभी जरूरत पड़े तो रशिया को वो टारगेट कर सके। बाय द वे मैं आपको बता दूं, पैसिफिक ओशियन के एक तरफ आपको रशिया दिखाई देता है और दूसरी तरफ बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करते ही अमेरिका। हमको दिखता मैप जब अपना वाला देखते हैं तो लगता है एक तरफ रशिया पड़ा है, फिर अटलांटिक ओशियन क्रॉस करोगे तब जाकर अमेरिका आएगा। नहीं, एकमात्र छोटी सी स्ट्रेट है 100-150 किलोमीटर टाइप की बेरिंग स्ट्रेट, उसे क्रॉस करोगे तो आमने सामने अमेरिका और रशिया बैठे हुए हैं और यही इन दोनों
दोनों के बीच में सबसे बड़ी बवाल का कारण भी है। ठीक है, ऐसे में अमेरिका के द्वारा तमाम वो प्रयास किए जाते रहे जो मिसाइलों को बढ़ावा देने के लिए और रशिया के सामने तैनात करने के लिए थे। आज जाकर के रूस ने अपनी तरफ से कहा है कि भाई जब इतना कर ही लिए हो तो अब हम भी कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और रूस के बीच में एक नहीं कई ट्रीटी ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिन ट्रीटीज में यह तय होता है कि अमेरिका और रूस मिलकर के दुनिया के सामने शांति के दूत बनेंगे। धीरे धीरे ये सारी ट्रीटियां अब टूटती जा रही हैं। उनमें से आईएनएफ त्रुटि एक है। यह आईएनएफ त्रुटि की जो मैं बात कर रहा हूं यह साइन की गई थी रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गॉर्बाचोव के बीच में 1987 में, जिसके तहत जैसे ही यह ट्रीटी साइन हुई थी 1987 में, तो लगभग 2600 से अधिक मिसाइलें दोनों तरफ की नष्ट की गई थी, जिनमें से अमेरिका ने 846 मिसाइलें नष्ट की थी और मॉस्को ने 1846 मिसाइल्स। आपके सामने ये जो मैप दिखा रहा है यह बताता है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के डर को खत्म करने के लिए जहां जहां दोनों की अपनी अपनी प्रेजेंस थी उन उन जगहों पर मिसाइलों को बर्बाद कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, खत्म कर दिया था कि नहीं भाई अब मिसाइल यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक दूसरे को नहीं धमकाना है। 1987 से अब जाकर के अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जिससे दोनों को लगता है कि हां हम फिर से आमने सामने आकर खड़े हो सकते हैं। तो क्या है, आइए दोनों की ताकत जांच लेते हैं। रूस अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर बम रखता है, वहीं अमेरिका रूस से ज्यादा एयरक्राफ्ट रखता है। जहां अमेरिका के पास 13,000 एयरक्राफ्ट हैं तो रूस के पास मात्र 4,292 एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन न्यूक्लियर बम के मामले में रूस के पास 4300 न्यूक्लियर बम उपस्थित हैं। फोर्सेज लैंड पर दोनों के पास लगभग बराबर हैं। टैंक्स की संख्या में रूस काफी आगे है और नेवल फ्लीट के अंदर लगभग दोनों बराबर हैं। दोनों उन क्षेत्रों में लीड लिए हुए हैं जिससे ये दोनों एक दूसरे को बराबर पाते हैं। कोई कहता है मैं एयरक्राफ्ट के साथ ज्यादा हूं तो फिर वो कहता है मैं न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ ज्यादा हूं। अर्थात दोनों इस तरह से एक दूसरे के सामने हैं कि हमला कोई किसी के ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि सबको अंत परिणति पता है। यही कारण है कि रूस ने अमेरिका से साफ कहा है कि खास रूप से ट्रंप आप इस तरह की बयानबाजियों से बचें जो कि एक दूसरे को उकसावा देने के लिए हों। ऐसे में अगर रूस इस तरह की चीजों से बाहर निकलकर आता है तो इसका मतलब साफ है कि आगे आने वाले समय में वो अमेरिका को किसी ना किसी प्रकार से धमका पाएगा। ये तो हुआ एक स्टेप। अब चलते हैं दूसरे फेज की तरफ, और वो क्या है? असल मायने में जिस तरह से ट्रंप भारत को धमकाए जा रहे हैं या दुनिया को टैरिफ के नाम पर धमका रहे हैं, लोग खुलकर अब चर्चा करने लगे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि ये फिर से नव उपनिवेशवाद आ गया है? एक समय था साथियों जब कॉलोनियलिज्म चलता था, उपनिवेशवाद चलता था। भारत उपनिवेश था किसका? ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था, जहां पर वो हमारे यहां राज करते थे, हमारे संसाधनों का उपभोग करते थे, हमारी वेल्थ को ड्रेन करके यहां से ले जाते थे। लेकिन आज के दौर में हम पर राज अमेरिका भले ही ना करता हो, लेकिन ट्रीटमेंट वो ऐसे ही दे रहा है जैसे वो हम पर राज करता है। इस तरीके के राज में जब अमेरिकी कंपनियां भारत के लगभग हर सेक्टर को प्रभावित कर सकें, अमेरिका की ताकत भारत की राजनीति को प्रभावित कर सके, अमेरिका की नीतियां भारत के दुनिया के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकें, तो एक प्रकार से हम उपनिवेश ही तो हुए। आज हम पर जिस तरह से अमेरिका अपना राज चलाना चाह रहा है, इसी को ही नव उपनिवेशवाद कहा गया है कि आप किस देश के साथ संपर्क रखेंगे, आप किस देश के साथ तेल खरीदेंगे, व्यापार करेंगे, यह तय करने वाला अमेरिका अगर सरवाइव कर रहा है और वो करके खुलेआम कहने को तैयार हो रहा है, इसका सीधा सा अर्थ यह भी तो है कि आपको अभी भी अपना उपनिवेश बनाया हुआ है। इसे ही तो नव उपनिवेशवाद कहा जा रहा है। इस पर एक बहस छिड़ गई है कि यह तरीका आज के दौर के नव उपनिवेशवाद का है। ऐसे में रूस का मानना है कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक संप्रभु देश के रूप में अपनी इमेज को बरकरार रखना चाहिए, और इस बरकरारी में अगर कोई भी देश भारत के साथ सैंक्शन खेलता है तो भारत का स्टेटमेंट यही होना चाहिए कि वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अपने हितों का ध्यान रखने के लिए तैयार है। ठीक है साहब। ऐसे में जब ट्रंप के द्वारा यह अनाउंस हुआ कि भारत पर वो पेनल्टी लगा सकता है, तो लिंडसे ग्राहम फिर निकल कर आए, 500% टैरिफ वाले निकल कर आए कि टैरिफ करके आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, अब रूस के पास पैसा नहीं होगा क्योंकि भारत तेल नहीं खरीदेगा तो यूक्रेन पर गोला नहीं गिरेगा। इस बात को आज ट्विटर ने बढ़िया से आनंद ले लिया। ट्विटर में इलॉन मस्क पहले ही चिड़े बैठे हैं। उन्होंने ट्रंप के और लिंडसे ग्राहम के ट्वीट के नीचे अपनी तरफ से एक कंटेक्स्ट डाल दिया और कहा कि यह सब फर्जी बातें हैं, अमेरिका आज भी रशिया से सामान परचेज कर रहा है। यही तो बातें हमने दुनिया को बताई थी, जो हमने बताई कि रूस से अमेरिका परचेज कर रहा है या यूरोप रूस से परचेज कर रहा है। आज ट्विटर ने वो सारी की साथी दोगलापन
उजागर करके कहते हुए एक कम्युनिटी नोट डाल दिया इन लोगों के ट्वीट्स के नीचे, ताकि दुनिया को यह पता चल गया कि अमेरिका कितना झूठा है। अमेरिका आज भी रशिया से $1.3 बिलियन के फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहा है और $800 मिलियन का एनरिच्ड यूरेनियम परचेज कर रहा है। वहीं यूरोपियन यूनियन $23 बिलियन का रशिया से 2024 में और 2025 के अंदर अब तक $1.5 बिलियन का एलएनजी इंपोर्ट कर चुका है। यह बात बताते हुए एक नोट डाल करके इलॉन मस्क ने भारत के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को दुनिया के सामने रख दिया कि यह जो ट्रंप कह रहे हैं यह केवल दोगलापन है। खैर, ट्रंप का जो भी कहना है वो कल मिलाकर एक बात और भी साफ कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को अपना उपनिवेश मानता हूं, क्योंकि मैं आपकी इकोनॉमी को किसी भी समय तहस नहस कर सकता हूं। ऐसे में आवश्यकता है समस्त भारतीयों को फिर एक होने की, और यह आवश्यकता है जिस तरह से 1947 में हमने आजादी की जंग लड़ी थी, आवश्यकता है कि हम फिर से एक ऐसी जंग लड़ें जिसमें नव उपनिवेशवाद का सामना हो। नव उपनिवेशवाद का सामना कैसे हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम तकनीकी में आत्मनिर्भरता की तरफ जाएं। आवश्यक है कि विदेशी संबंधों में हम किसी पर अत्यधिक रूप से निर्भर ना हो। दुनिया में जिसके साथ हम व्यापार करें वो इस तरह का व्यापार ना हो कि कल को उसकी व्यापारिक क्षमताएं हमें पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रखने के लिए तैयार हों। ऐसे में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी से, जो ट्रंप के सामने एज ए कैंडिडेट खड़ी हुई थी, रिपब्लिकन्स के अंदर जब चुनाव चल रहे थे कि किसको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए, तो निक्की हेली का आज एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। यह सच है, लेकिन ट्रंप को यह भी ध्यान रखना होगा कि इंडिया को अकेले पाबंदी लगाकर अगर वो चीन को खुला छोड़ देते हैं तो यह भी अपने आप में उनकी एक बड़ी गलती हो सकती है। और दूसरा, इंडिया जैसा एक अच्छा दोस्त अमेरिका खो सकता है। यह तो सत्य है साथियों। ट्रंप के इस तरह के प्रयास से इंडिया में जो अमेरिका को लेकर के कुछ पिछले समय में जितनी सकारात्मक धारणा बनी थी कि इंडिया और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, धीरे धीरे वो धारणा टूटने लग रही है। अमेरिका वैसा ही है जैसा वो हुआ करता था, अब वो भारतीयों में फिर से ज्यादा मजबूती पा रही है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आने वाले समय में अमेरिका के प्रति भारत का रवैया अब बहुत सजग रूप से होगा, और हो सकता है कि भारत की नीतियों को अब अमेरिका प्रभावित उतना गहराई से ना कर पाए। यही कारण है कि अमेरिका ने अपने इस रुख को खुलेआम रख दिया है कि आने वाले समय में मैं अपना टैरिफ और बढ़ाऊंगा। अभी ताजा इंटरव्यू इन्होंने सीएनबीसी को दिया और उसमें इन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे में मैं भारत पर और ज्यादा टैरिफ बढ़ाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि भारत ने इनसे कह दिया कि हम सॉवरेन कंट्री होने के नाते अपने हितों का ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर आने वाले 1.5 महीने भारत के लिए थोड़े टाइट रहेंगे। टाइट रहने का केवल उद्देश्य इतना ही है, ये फिर से नेगोशिएशन खेलेगा, फिर नेगोशिएशन के बाद में कुछ ना कुछ कबूल करवाएगा। ये सब चीजें चलती रहेंगी। कुल मिलाकर भारत है, भारत रहेगा और भारत था, ये सारी चीजें बनी रहेंगी साथियों। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल